सो वंस अगेन हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसमें हम कंडक्टर के बारे में कुछ कुछ बातें कर रहे थे। कैपेसिटर शुरू करने से पहले हम कंडक्टर्स की और बात करना चाहते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। आओ शुरुआत करें। हमने लास्ट क्लास में एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें इसकी रेडियस r1 थी, शायद इसकी रेडियस r2 थी, इस पे चार्ज कुछ q1 q2 था और हमने इसका पोटेंशियल निकालने की बात करी थी। ऐसे हुआ था कि नहीं हुआ था? अब क्वेश्चन ऐसा है कि हमने इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 2r है, बाहर चार्ज q है, अंदर वाले स्फीयर को अपन ने अर्थ कर दिया। तो प्रश्न ये है कि फाइंड चार्ज ऑन इनर स्फीयर आफ्टर अर्थिंग। अर्थ करने के बाद इस इनर स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा, ऐसा हमसे पूछना चाहता है। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए सिंपल तरीका यह है कि हम ऐसा मान लें कि इस पर एक्स चार्ज आएगा, हमें तो पता नहीं है, हमने मान लिया एक्स चार्ज आएगा, और इस बाहर अंदर वाले स्फीयर का नाम 1 और बाहर वाले स्फीयर का नाम अगर 2 दे दें तो इसमें किस स्फीयर का पोटेंशियल 0 है, 1 का या 2 का? तो सिंपल सा बात करनी है, मुझे 1 के पोटेंशियल को 0 कर देना है, लेकिन 1 का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। तो आओ लिखते हैं। तो 1 का पोटेंशियल अगर लिखेंगे तो 1 की सरफेस पर पोटेंशियल 2 की वजह से है, एक तो खुद की वजह से और एक बाहर वाले की वजह से। खुद की वजह से है वो है kx/r। कोई प्रॉब्लम? छापने पे ध्यान देने की बजाय लिखने पे, मतलब समझने पे ध्यान दो। दूसरा, बाहर वाला इस q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल सरफेस पर है, इसके वही अंदर होगा हर एक पॉइंट पे। तो ये हो जाएगा kq/2r, दिस इज इक्वल टू। तो यहां से बच्चे x की वैल्यू निकाल लिए -q/2, इसको इधर उधर ले जाके। इसमें कोई समस्या है क्या? जब तुमको ये पता चल गया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू ये है -q/2, तो इसमें एक पार्ट और पूछता है कि मुझसे इसमें जितनी भी सरफेसेस हैं हर एक पे चार्ज पूछेगा। हर एक पे चार्ज पूछने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर -x होगा, क्योंकि अगर ये +x है तो ये -x इंड्यूस करेगा। यहाँ पे ऑलरेडी कितना चार्ज है, अगर इधर -x है तो इधर +x होगा, इक्वल एंड अपोजिट। देख ले अभी बाहर वाले पर नेट चार्ज कितना है, अभी भी इन दोनों का समेशन, बाहर वाले पे भी कितना चार्ज है, q, लेकिन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हुआ ना, आया ना? तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछता है। मतलब अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो x की वैल्यू -q/2 है, तो इसका मतलब इस पे जो चार्ज आएगा वो -q/2 आएगा, हाँ या ना? इस पर जो चार्ज आएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +q/2, और इस पर जो आएगा वो q -q/2, तो कितना हो गया, q/2। समझ गए बात को? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है जब हम इसके बाहर कोई भी दूसरा चार्ज स्फीयर रख देंगे, इसकी वजह से। अनचार्ज रख देंगे तब भी चेंज हो जाएगा क्या? चलो, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा तुम्हारे। दूसरी बात ये कि परेशान तो नहीं हो तो थोड़ा अच्छी बात है, हो कि नहीं हो? बोल ही नहीं रहे, ठीक है। ये दो गोले हैं, ठीक है। इन दो गोले पे देखने के बाद तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो सकता है कि सर इंडक्शन आखिर काम कैसे करता है। तो मैं तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा देता हूँ, ठीक। जैसे मान ले इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, और यहाँ पर एक Q0 चार्ज रखा है, और मुझसे पूछे कि हर सरफेस पे कितना चार्ज है। तो इसको करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि अगर इस पर Q0 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -Q0। यहाँ पर हो जाएगा Q1 + Q0, यहाँ पर हो जाएगा -Q1
प्लस क्यू नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज प्लस Q1 प्लस क्यू नॉट। क्या तुम बात समझ गए? क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम समझ पाए कि अगर यहाँ पर चार्ज क्यू नॉट है तो इसके इक्वलेंट अपोजिट यहाँ, इसका इक्वलेंट अपोजिट यहाँ, इसका इक्वलेंट अपोजिट यहाँ। इंडक्शन की वजह से जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें कोई भी नेट चार्ज चेंज नहीं होता। नेट चार्ज पहले भी इस पर Q1 था, अभी भी इन दोनों को समेशन करेंगे तो Q1 ही आएगा। देख, Q1 से Q नॉट से Q नॉट कट गया। सिमिलरली यहाँ पर भी अभी भी इन दोनों का समेशन Q नॉट ही आएगा। ओके, फिर एक छोटी सी बात और हमेशा पूछी जाती है कि क्या लिख दें इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ड्यू टू इंडक्शन। ये मैंने आपको समझाने का एक प्रयास किया है और समझ में आ ही गया होगा, नॉट अ बिग डील। दूसरी कहानी ये है दोस्त कि एक गोला ये गया, दूसरा गोला ये गया, ठीक है? थोड़ा गोला अच्छा नहीं बनेगा, हाँ अब ठीक है। इन दोनों गोलों पर, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। यहाँ पे अपन ने एक वायर, कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ने की कोशिश की है। तो प्रश्न ये है कि ये R1 है, ये R2 है। क्वेश्चन ये है कि इसको क्लोज करने के बाद होगा क्या? Q1 Q2 पे जाएगा कि Q2 Q1 पे आएगा, या इनका रेशियो कुछ अलग होगा? प्रश्न ये है, फाइंड फाइनल चार्ज आफ्टर क्लोजिंग द की। अगर मैं यहां पर इस की को बंद कर दूं, ये की दिख रही है ना जो मैंने बंद करी है, इसको बंद करने के बाद फाइनल चार्ज क्या होगा ये समझना चाहते हैं अपन। तो यार देखो, अगर तुम्हें फाइनल चार्ज की बात करनी है कि कहां पर कैसा होगा, तो उसका बेस्ट तरीका ये है, मैं तुम्हें कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं दे रहा ना, मैं खुद सॉल्व कर रहा हूं, कि मुझे नहीं पता कितना चार्ज है। जब ये की क्लोज हो गई तो इस पे चार्ज मैंने मान लिया x है, इस पर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस एक्स। ये मैंने नेट चार्ज लिखा है या इंडक्शन की वजह से लिखा है? गधे हो, नेट चार्ज लिखा है, नेट चार्ज लिखा है। देख, नेट चार्ज पहले कितना था की क्लोज करने से पहले? Q1 प्लस Q2। यहां पर x माना है तो यहां पर कितना लिखा है? Q1 प्लस Q2। अभी भी नेट Q1 प्लस Q2 है ना। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लिखना होता हर सरफेस पे, इनर सरफेस पे या आउटर सरफेस पे, तो मैं यहाँ पे x है तो यहाँ पे माइनस एक्स लिखता कि नहीं लिखता? ऐसा तो मैंने नहीं लिखा, तो ये मैंने क्या लिखा है? नेट चार्ज। चमक गई बात? अब तुम्हें क्या समझना है उसके बारे में बात करते हैं। दो वायर को या दो स्फीयर को अगर आप किसी वायर से जोड़ देंगे, इसका क्या मतलब है फिजिक्स में? पोटेंशियल इक्वल होना। क्या मतलब है? पोटेंशियल इक्वल। अगर मैंने इनको एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ वन इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ टू। ठीक है, बोर्ड पर नजर बना के रखेंगे। मैंने कोई भी वेरिएबल, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं लिए, सारे वेरिएबल लिए। जैसे अगर मैं इस वन का पोटेंशियल लिखूं यहां पर, बात कनेक्शन के बाद की है या कनेक्शन से पहले की है? कनेक्शन के बाद। तो ये सारी की सारी जो कहानी चल रही है कनेक्शन के बाद की चल रही है। तो यहां पर पोटेंशियल के लिए रेस्पॉन्सिबल है KX/R1। कोई प्रॉब्लम तुम्हें? और अंदर जो पोटेंशियल होगा वही होगा बाहर वाले की वजह से जो बाहर वाले के सरफेस पर है, मतलब Q1 प्लस Q2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई R2। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू, आ जाओ बाहर वाले पे। जब तुम बाहर वाले पर बात करोगे तो बाहर वाले पर पोटेंशियल है KX/R2, चमका, प्लस KQ1 प्लस Q2 माइनस X/R2। कुछ कुछ कट गया, जरा बताना क्या कटा है? ये दोनों टर्म्स कट गई कि नहीं कट गई? तो तुम्हारे पास क्या बचा? KX/R1 इज इक्वल टू KX/R2। जो भोले बच्चे होंगे वो x से x काट देंगे, k से k काट देंगे और रिजल्ट निकाल देंगे R1 प्लस R2। क्या R1 प्लस R2 बराबर है? नहीं।
इसका मतलब यहाँ पर के एक्स को एक साइड लेके आऊं, और इसका सही मतलब अगर तुम्हें मैं समझाऊं तो सही मतलब इसका ये होता है, ये लिखा हुआ है के एक्स को बाहर निकाल लो, 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वल टू 0। ये सेकेंड टर्म कभी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि r1 r2 बराबर नहीं है। सिंस r1 इज नॉट इक्वल टू r2 इन एनी सिचुएशन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x को कितना होना पड़ेगा, जीरो। x को जीरो होने का मतलब यह है कि जैसे ही तुमने यहां पर इस तार से इसको जोड़ा, पूरे का पूरा Q1 चार्ज फ्लो के किधर चला जाएगा, बाहर। बात समझे? ऐसा इसलिए हुआ कि हमेशा अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, बाहर वाले का पोटेंशियल कम है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। सही बात है। इसीलिए यहां पर जो भी चार्ज है वो हमेशा अंदर से किधर फ्लो हो गया, बाहर। इस चीज को याद भी रख सकते हो कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को अगर अपन कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो अंदर तुम्हारा जितना भी मन करे चार्ज देते जाओ, सब कांच फ्लो होके चला जाएगा बाहर। समझ में आ गई बात? अरे हाँ या ना? सो तो नहीं रही है? ठीक, आगे देखो। आगे की बात ऐसी है कि तो बोले बच्चों, है ना? अरे हो कि नहीं बोले बच्चे? तो मानते भी नहीं हो कि बोले हो। ये क्या है बेटा? रेक्टेंगल है? ये प्लेट है, ठीक है। मैंने कहा ना भोले बच्चे हो तुम। ये प्लेट है, ठीक है। अब प्रश्न ये है कि कंडक्टिंग प्लेट है, प्लेट तो कंडक्टिंग ही है, कि अपन ने इसको क्यू चार्ज दे दिया। जैसे ही अपन ने इसको क्यू चार्ज दिया, तो क्यू चार्ज देने पर वो ये पूछता है कि बताओ इसके लेफ्ट और राइट में कितना चार्ज होगा। तो मैं तो भोला बच्चा, नादान बच्चा, मुझे तो पता नहीं। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, q-6। इतनी बात समझ गए? कुछ भी हो जाए ये तो कंडक्टिंग पॉइंट है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस प्लेट, ये हमेशा कितना होगा, जीरो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एट पी कितना होगा, है जीरो। क्यों? क्योंकि ये शीट कैसी है, कंडक्टिंग प्लेट। तुम्हें पल्ले पड़ रहा है मैं क्या बातें कर रहा हूं? जैसे कंडक्टिंग प्लेट की बात है, ये पाप नहीं करो। अब यहां पर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम्हें अगर थोड़ा सा याद हो तो एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कि तुमने सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट निकाली थी कि नहीं निकाली थी, ये बताओ। अरे यार हाँ है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई थी, 2 एप्सिलॉन नॉट आई थी। कहते हैं आया ना? कितनी आई थी, सिग्मा अपॉन, और सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, Q/A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकता हूं क्या मैं, Q/2A एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। अब इस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इस पॉइंट P पर इस Q-x की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस x की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, हाँ या ना? इसको मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x, और इसको मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q-x। समझ गई बात? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जीरो है तो इसका मतलब E Q-x शुड बी इक्वल टू EX। अभी तो लेफ्ट और राइट बराबर होकर नेट जीरो होगा, आया ना? तो Q-x की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा Q-x, अभी तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा है, अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। सही बात है। और इधर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सबसे वाहियात चीज क्या है जिसे काट सकते हैं, तोड़ा देंगे, मर गया। तो तुम्हारे पास क्या लिखा है, Q-x बराबर Q। कुछ गलत लिख दिया क्या है? क्या कुछ, अच्छा x होगा ये। मैंने प्रिंटिंग एरर,
प्रिंटिंग एरर। ये x है ना यार, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू x, तो x अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो इज इक्वल टू x हो गया। तो q बराबर कितना हो गया 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई q/2। इसका अर्थ समझते हो? इसका अर्थ ये है कि जो चार्ज तुमने q दिया, हाफ इधर बट गया और हाफ इधर बट गया। इस चीज को अपन डायरेक्टली भी तो बोल सकते थे, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता मैंने ऐसा क्यों किया है। अब समझ में आया मैंने क्यों किया। जो भी तुम एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर जो भी चार्ज दोगे, वो चार्ज दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, और वो आधा लेफ्ट में चला जाएगा और आधा राइट में चला जाएगा। यहां तक कोई समस्या तुमको नहीं? इसकी एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि हर बार ये तो कटेगा ही, तो तुम लेफ्ट और राइट के चार्ज बराबर कर दो बस। ये Q है, इधर x माना था, इधर Q माइनस x माना था, बस इन दोनों को बराबर कर दो। हर बार 2 एप्सिलॉन नॉट तो कटेगा ही। ठीक है, चलो तुम लिखने की टेंशन मत लेना, अपन लिखने का पूरा मौका देंगे अभी, है ना। तुम अभी एक फ्लो में समझ लो, क्योंकि अभी तुम बड़े अच्छे से समझ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अगली कहानी, कहानी अपने पास बहुत है। ये दो प्लेट है, ठीक है। इस दो प्लेट में इस पर चार्ज Q, इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज इस पे 2Q मान लो, मजा आएगा। ठीक है जी। और हमसे पूछा है कि अब बताओ इसके हर एक साइड पे कितना चार्ज है, हर एक सरफेस पे। जब हर एक सरफेस पे इसने चार्ज पूछा है, तो इसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? यहाँ पर x मान लो, कहीं भी मान लो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर x मानोगे तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा q माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस ऑफ q माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस 2q प्लस q माइनस एक्स। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। क्यों नहीं करना है इसका नुकसान बताता हूँ। अच्छा मैंने क्या किया ये पूछ रहे हो? अरे भाई, इक्वल एंड अपोजिट होगा आमने सामने, है तो इधर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। पहले से इस पे कितना था, बस प्लस ही तो लिखा है उधर। इतना समझे? तुमको क्या नहीं करना है वो देखो, ये नहीं करना है। इसके नुकसान बताता हूँ अभी। चल ना। देखो फायदा ये, इसका नुकसान क्या है कि तुम्हें जब इधर उधर लिखोगे ना, तो तुम्हें बहुत डिस्ट्रीब्यूशन लिखना पड़ रहा है। इसका सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे x मान लो, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर x है तो यहाँ पे कितना है, तो इधर कितना हो जाएगा -2q प्लस एक्स। ये ज़्यादा आसान है कि वो वाला? तो हमेशा ऐसे ही लिखना है x अंदर की साइड, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम बचे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो सारे टाइम पे डिपेंड करते हैं। गेम तो टाइम का ही है। तू अगर सो गई, एक बाल्टी पानी डालूंगा तेरे ऊपर में, आंखें एकदम टमाटर हो रखी हैं लाल, तो भाई बात तो वही है, क्वेश्चन तो अभी सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन तो यही है ना कि भाई अभी तक इसमें क्या करना है। तो तुम पॉइंट पी कहीं भी मान लो, क्योंकि ये भी कंडक्टिंग प्लेट, ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, तुम यहाँ मान लो चाहे यहाँ मान लो, लेकिन अपन ने हमेशा यही माना है, तो अपन पी पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं, और अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना है 0। जैसे ही अपन को पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी 0 है, अब तुम्हें क्या काम करना है, लेफ्ट वाले चार्ज बराबर, हाँ यही करेंगे। तो इसके लेफ्ट में कितने चार्ज हैं, q माइनस एक्स। इसके राइट में कितने चार्ज हैं, x माइनस 2q, बस इतना ही चार्ज है। देख मैंने क्या सोचा, इसके राइट में ये कितना है x, और इन दोनों का समेशन तो हर बार कितना आना है, तो x माइनस 2। चमक गई बात? तो ये हो जाएगा 3q बराबर 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 3q/2। अब अगर x की वैल्यू पता है, तो अब तू हर डिस्ट्रीब्यूशन बता सकता है। यहाँ पर कितना लिखेगा q माइनस 3q/2, तो कितना हो गया माइनस, इधर कितना हो गया 3q/2, इधर कितना हो गया -3q/2, इधर -2q प्लस 3q/2, तो कितना हो गया -q/2। सही है ना? अरे हाँ ना, कैलकुलेशन देख लेना।
क्या तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक। मतलब कभी भी दो प्लेट या दो से ज़्यादा रखी हैं तो उनकी जो फेसिंग सरफेसेस हैं इन पर तो चार्ज हमेशा इक्वल एंड अपोजिट ही आएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये इंडक्शन के लॉ का विरोध हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक। आज तो मेरे मन का पढ़ रहे हो, मेरे मन का पढ़ रहे हो तो कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ, मस्त मजा आ रहा है? अरे बोलना पापी, मेरे मन का पढ़ रहे हो तो कैसा लग रहा है? आवाज ही नहीं निकल रही सर, मरने वाले हैं बस अभी है। हाँ हाँ, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर इस पर चार्ज प्लस क्यू और इस पर चार्ज माइनस क्यू दे दूं, सुन मेरी बात, अगर इस पे चार्ज प्लस क्यू और इस पे चार्ज माइनस क्यू दे दूं और अब तुझसे पूछूं कि बेटा अब बता इसकी हर एक सरफेस पे कितना चार्ज होगा, तो अपन ने सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? इस पे x तो इस पे माइनस क्यू, इस पे कितना हो जाएगा? एक बार में सीख गए। इस पे पॉइंट P ले लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना होना चाहिए? 0। लेफ्ट वाले चार्ज बराबर, मतलब Q माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू लेफ्ट वाले चार्ज बराबर राइट वाले चार्ज, इन दोनों का समेशन यही तो आएगा। तो लेफ्ट में इसके कितने हैं चार्ज? Q माइनस एक्स, राइट में कितने हैं? x और माइनस Q। तो राइट में मैंने x तो लिखा ही नहीं, इतने खुश हो गए, x और माइनस Q। चमक गई बात? इसको एक तरफ ले जाएंगे तो 2Q बराबर 2x, मतलब x बराबर, आओ बातें करें, ये तो हो गया Q, ये हो गया माइनस Q, ये हो गया 0, ये हो गया 0। समझ गए बात को? ये सामने बना हुआ चित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है? हाँ, अब इसमें ना यही तो है, धीमे धीमे समझो, अभी अभी धीमे धीमे समझो। जब अपन ने देखा इस प्रॉपर्टी को देखते कि जब इन पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज वाली दो प्लेट को एक दूसरे के सामने रख दिया जाए तो चार्ज अकमलेट होके इनर सरफेसेस पर आ जाता है, आउटर सरफेसेस पे चार्ज 0 रहता है, लेकिन नेट चार्ज अभी भी इन प्लेट्स पर Q और माइनस Q ही है। इसके पीछे का गेम ऐसा मेरे समझ में आता है कि यहां पर पूरे पर तो प्लस चार्ज हो गया और यहां पर पूरे पर क्या हो गया? माइनस। तो जो भी अब फील्ड है वो अब सिर्फ इनके बीच में ही है। क्या बाहर कोई फील्ड है? क्या इधर कोई फील्ड है? और यहां पर थोड़ी सी फील्ड लाइंस जैसे बाहर की तरफ मुड़ जाएंगी, इसको एज इफेक्ट कहते हैं। बीच में तो यूनिफॉर्म हो गया, लेकिन यहां पर तो बाहर वैक्यूम, मतलब कोई मीडियम ही नहीं है, तो यहां पर थोड़ी सी फील्ड लाइंस मुड़ जाती हैं, इसको एज इफेक्ट कहते हैं। बेंडिंग ऑफ फील्ड लाइंस between the two plates having charge Q and minus Q is called edge effect. Edge effect. तो इससे एक चीज और समझ में आती है, एक प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि आखिर एनर्जी स्टोर कहाँ होती है? कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना। जैसे आप लोगों के स्कूल में भी चला होगा तो शब्द बोला गया होगा कि एनर्जी स्टोर करता है। तो बात यह आती है कि एनर्जी आखिर स्टोर करता कहाँ है? तो कैपेसिटर एनर्जी वहाँ स्टोर करता है जहाँ फील्ड लाइंस है, क्योंकि फील्ड के फॉर्म में ही तो एनर्जी स्टोर करेगा। तो कैपेसिटर की पूरी एनर्जी दोनों प्लेट्स के बीच में होती है। यहाँ पर भी फील्ड लाइंस नहीं है तो यहाँ पे भी कोई एनर्जी नहीं है, यहाँ पर भी कोई एनर्जी नहीं है। जहाँ जहाँ फील्ड लाइंस वहाँ वहाँ एनर्जी। इस बात को मैं डायरेक्टली भी सोच सकता था, देखो कैसे। अगर मैं यहाँ पर पूछूं तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो तुम बोलोगे देखो सर इस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जो कि कितना हो जाएगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस की वजह से टुवर्ड्स होगा, तो इधर कितना हो गया? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस की वजह से डायरेक्शन था, वो डायरेक्शन ले ली, इक्वल एंड अपोजिट है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा?
सिमिलरली यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, अब बीच में आ जाओ, बीच में जैसे ही तुम बात करोगे तो देखो इस प्लस क्यू की वजह से इधर हो जाएगा क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, इस नलायक की वजह से भी इधर होगा कि नहीं होगा, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो बीच में अगर कोई भी पॉइंट ले लोगे तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन। समझ गई बात। तो ये सब बातें जब तक तुम्हें पैरेलल प्लेट नहीं पता होगा तब तक कैसे करोगे, डायरेक्टली तो कैपेसिटर पढ़ना भारी काम है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कोई समस्या, मतलब समझ में आया कि अगर एक कंडक्टर इकलौता पड़ा हुआ है, उसके बाद एक और अपोजिट चार्ज के साथ दूसरा कंडक्टर लेके आ जाएं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो सकती है। सही बात है। और अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे और अलाउ करो तो मैं और डेप्थ में समझा सकता हूँ कि आखिर एनर्जी स्टोर हो कैसे रही है, और एक कैपेसिटर के, एक चार्ज कंडक्टर के पास में दूसरा चार्ज कंडक्टर रखने पे एनर्जी बढ़ रही है घट रही है। हालांकि उसका डेरिवेशन थोड़ा प्यारा है, थोड़ी तुम्हारी बुद्धि चकराएगी, लेकिन जब चकराएगी तो देखेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इसको छापना शुरू कर सकते हैं, आप लोग छाप सकते हैं। छापना आपको कहाँ से है, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था पढ़ाना, ये सारे तो हो ही गए ना। ए कछुओ, इनमें तो कुछ बचा नहीं है ना, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट करना है, छापिए भाई। हेलो हेलो हेलो। हाँ, मतलब चैप्टर 2 जो चल रहा है उसमें जो नई चीज़ पढ़ रहे हैं उसका नाम है कैपेसिटर, तो आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं कैपेसिटर। ये नीला रंग से हो गया, लिख लिया कैपेसिटर, ठीक। अब देखो यार कैपेसिटर में क्या है ना, कैपेसिटर में सबसे पहली चीज़ जो आपको पढ़नी है वो है डाई इलेक्ट्रिक। अब सबके कान एकदम खड़े हो गए, अब एकदम ऐसे देख रहे हैं कि बस यही आ रहा है बोर्ड में। तो डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है, कैसे होता है, वो समझने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग लिख लें, समझाऊंगा मैं बाद में, पहले आप लोग लिख लें पूरा। थ्योरी वाला जो भी पोर्शन है वो लिख के ख़त्म करते हैं अपन। हाँ जी, हाँ, हेडिंग है डाई इलेक्ट्रिक। आराम से बैठ गए, अब बताते हैं। हाँ हाँ। हाँ जी, तो बातचीत ये करनी थी अपने को कि हम आपको डाइलेक्ट्रिक लिखाना चाह रहे थे, तो आप लोग लिख लीजिए, बाकी तो इसमें क्या ही बताएं, पहले लिख लो फिर समझाते हैं। The insulators in which the insulators in which microscopic the insulator in which microscopic local displacement of charges the insulators in which microscopic local displacement of charges take place in the presence of electric field are known as dielectrics. Next point. Dielectrics are non-conductors up to a certain value. Dielectrics are non-conductors up to a certain value of field
up to certain value of field depending on its nature, depending on its nature. Depending on its nature. If the field exceeds this limiting value, if the field exceeds this limiting value, exceeds this limiting value called dielectric strength, called dielectric strength, called dielectric strength, comma, they lose their insulating property, they lose their insulating property and begin to conduct, and begin to conduct. Next. मतलब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की एक अलग से डेफिनेशन है. Dielectric strength is defined as maximum value of electric field. Dielectric strength is defined as the maximum value of electric field that a dielectric can withstand, that a dielectric can withstand without breakdown, dielectric strength is defined as maximum value of electric field that a dielectric can withstand without breakdown. Its unit is volt per meter. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्ट पर मीटर ही होगी, है ना. इट्स यूनिट इज वोल्ट पर मीटर. There are two types of dielectric, polar and non-polar. There are two types of dielectric, polar and non-polar. एक तरफ पोलर लिख देना, एक तरफ नॉन पोलर, फिर अपन दोनों तरफ लिखा देंगे. कभी डिफरेंस वगैरह आए तो लिख देना एज इट इज. एक तरफ पोलर, एक तरफ नॉन पोलर. ठीक है, पहले पोलर में छाप देंगे सब. इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, in absence of electric field, the centers of positive and negative charges in absence of external electric field, centers of positive and negative charges do not coincide in these atoms. Centers of positive and negative charges do not coincide in these atoms or molecules, in these atoms or molecule due to asymmetric shapes of molecule, due to asymmetric shapes of molecule. ठीक है. In absence of external field of centers of positive and negative charges do not coincide in these atoms or molecule due to asymmetric shapes of molecule. ठीक है, जैसे HCl का मॉलिक्यूल हो गया, वही बताएंगे तो समझा देंगे. नेक्स्ट, ईच मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट डायपोल मोमेंट. डायपोल मोमेंट तो समझ ही गए, पोलर में ही चलना है, सब पोलर में ही चलना है. Each molecule has a permanent dipole moment. Each molecule
has a permanent dipole moment. Next, dipoles are randomly oriented. सब पोलर में ही है. The dipoles are randomly oriented, so average dipole moment per unit volume. So average dipole moment per unit volume of polar dielectric. So average dipole moment per unit volume of polar dielectric in the absence of external field is 0. In the absence of external field is 0. Next, in the presence of external field, in the presence of external field, dipoles tend to align, dipoles tend to align in the direction of field. Dipole tends to align in the direction of field. Example, water, alcohol, water, alcohol. एल्कोहल मतलब दारू नहीं, ROH. एल्कोहल समझते हो ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ROH. HCl, NH3. NH3 मतलब अमोनिया. अच्छा, ठीक है, एक्सेट्रा. अब आ जाओ नॉन पोलर में. तो पहले वाले में क्या लिखा था? दे डू नॉट कॉन्साइड. लाइन खींच के लिख दो दे कॉन्साइड. बस, बाकी क्यों लिखना है पूरा? पूरी मजदूरी करनी है क्या? हाँ, नॉन पोलर में लिख दो दे कॉन्साइड. पहले पॉइंट में बस ऐसा लिख दो दे कॉन्साइड. अब कौन कौन साइड, उसके लिए लेफ्ट वाला पढ़ना पड़ेगा. शॉर्टकट लगा दिया, मजदूरी नहीं करनी अपने को, पेपर में आए तो करनी है. इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के, वो यहाँ पर कॉन्साइड करेंगे. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब एक चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर उन दोनों के बीच की दूरी 0 कर दें तो क्या वो कभी डायपोल बनेगा? जब डायपोल ही नहीं बनेगा तो क्या वो पोलर होगा? नहीं, इसीलिए वो नॉन पोलर है. सिंपल. ठीक है, अभी समझाएंगे तो और समझ में आएगा, अभी तो लिख लो. नेक्स्ट, द डायपोल मोमेंट इज 0 इन नॉर्मल स्टेट. नेक्स्ट पॉइंट, द डायपोल मोमेंट इज 0 in normal state. Molecules are symmetric. Next, molecules are symmetric. उसमें तो सिमेट्रिक थे, जैसे HCl है, सिमेट्रिक का है. NH3 सिमेट्रिक का है. लेकिन अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे सिमेट्रिक हैं. जैसे ऑक्सीजन हो गई, बेंजीन हो गया, मीथेन हो गई, सारे के सारे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हैं. अभी बताएंगे तो लिख लेना. नेक्स्ट पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, in the presence of external field, they acquire induced dipole moment. In the presence of external field, they acquire induced dipole moment. Dipole moment. Example,
इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। एग्जाम्पल नाइट्रोजन मतलब N2O2, बेंजीन, बेंजीन मतलब C6H6, समझ गए, मीथेन एक्सेट्रा। पोलराइजेशन समझते हो मेरे प्यारे कछुओं, क्या पोलराइजेशन समझते हो? हाँ, केमिस्ट्री वाला पोलराइजेशन लिख लो, छोटी सी हेडिंग लिखो, पोलराइजेशन, एक लाइन की डेफिनेशन लिख लो। द अलाइनमेंट ऑफ डायपोल मोमेंट, alignment of dipole moments of permanent, the alignment of dipole moments of permanent or induced dipoles, permanent or induced dipoles in the direction of applied electric field, in the direction of applied electric field is called polarization. Electric field is called polarization. चमका तुमको? चलो भाई, उम्मीद करते हैं कुछ कुछ चमक गया होगा। चमक गया होगा अच्छी बात है, नहीं चमका होगा तो और अच्छी बात है। जीवन में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुश खुश। हाँ, क्या हुआ? बोतल फेंक रहा है बेटा, बम बम फेंको, बोतल क्यों फेंक रहे हो? हाँ अलाउड है, बॉम्ब ले आओ। एक दूसरे को एकदम से चीर फाड़ डालो। देखो भाई, आप लोगों ने सारी बातें लिख ली, अब मुद्दे की बात समझते हैं हो क्या रहा था। देखो होता यह है कि जैसे आपके पास एक एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ये HCl का। HCl को आप लोग जानते हो केमिस्ट्री में, इसको H+ और Cl- ऐसा होता है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को देखूं तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जिसमें एक साइड Cl होगा माइनस और एक साइड H+ होगा, ठीक है ना? H+ छोटा होगा, Cl- बड़ा होगा। तो यहाँ पर एक डायपोल मोमेंट इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, P वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक। क्या Cl- और H+ के क्या जो सेंटर से वो कॉन्साइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे। तो ये हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक, है सारे डाइलेक्ट्रिक ही। इतनी बात चमक गई। अब दूसरी कहानी, जहां पर ये सेंटर कॉन्साइड कर रहे हैं, यही तो लिखा है। अरे नॉन पोलर की डेफिनेशन क्या लिखी है? कॉन्साइड कर। जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऐसी होती है, सही है ना, बाकी लोन पेयर होते हैं, सही लिखा है। मतलब मैं तो केमिस्ट्री मुझे पढ़े बहुत टाइम हो गया। फिर ऐसे जो आपकी बेंजीन का मॉलिक्यूल कैसा होता है? अरे वो तो तुम रिप्रेजेंटेशन है, मॉलिक्यूल कैसा होता है? प्लेनर या 3D में? 3D में होता है, और उसमें वो कन्फिग्रेशन होते हैं उसमें अलग अलग। तो याद तो आ रहा है कुछ कुछ। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना इसमें, और sp होता है इसमें, इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। सही याद है ना केमिस्ट्री मुझे, बचपन में पढ़ी थी कभी। तो अब इन सब के जो मॉलिक्यूल हैं, इन सब के मॉलिक्यूल एकदम सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है मतलब यहाँ पर कोई परमानेंट डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, इनके सेंटर्स कोइंसाइड कर रहे हैं। अब जैसे तुमने इस तरीके से, ये तो गेम हो गया कि आखिर किस तरीके से दिखते हैं अलग अलग। हमारे लिए काम का क्या है? तो हमारे काम की चीज ऐसी है कि ये जैसे अपने पास ये 2 प्लेट हैं, ठीक है, 2 प्लेट हैं, तो एक पर तो चार्ज है अपने पास पॉजिटिव, और एक पे चार्ज है नेगेटिव। मतलब इस पे +Q मान लेते हैं, इस पे -Q मान लेते हैं, और यहाँ पर अपन ने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। ये स्लैब दिख गई आपको?
मजा नहीं आ रहा। ये स्लैब दिख गई है। एक बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका नाम मैंने दे दिया ई नॉट। वो मैं इसलिए बना रहा था ताकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए, तो मैंने अलग से लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, ई नॉट। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा उससे पहले ये सब सो रहे होंगे मॉलिक्यूल, कोई आड़ा तिरछे पड़े होंगे। मतलब किसी का प्लस माइनस ऐसा हो रहा होगा, किसी का प्लस माइनस ऐसा हो रहा होगा, किसी का प्लस माइनस ऐसा हो रहा होगा। बताओ कौन सा होगा, बताओ, देख के क्या लग रहा है? क्यों भाई? पोलर होगा ना, है कि नहीं? तो ये आराम से सब आड़े तिरछे पड़े थे। जैसे ही अपन ने इसको ऑन किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये सब आगे होंगे एकदम खतरनाक सिचुएशन। ये अब कैसे बन गए होंगे? जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करते ही ये सारे के सारे ऐसे अलाइन हो गए। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ऐसे ये एक एक पेयर बनते गए होंगे ऐसे। ये थोड़ा सा इसको प्यारा बना दिया जाए। ये अलाइनमेंट तुम्हें समझ में आया? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला गया, नेगेटिव उसके अपोजिट चला गया, तो सारे अलाइन हो गए, जो आड़े तिरछे पड़े थे ऐसे हो गए। जैसे ये हुआ, इसको जरा गौर से देख, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इन दोनों का इफेक्ट तो जीरो हो गया। अल्टीमेटली ये वाली साइड पूरी नेगेटिवली चार्ज नहीं दिख रही तुझे, और ये वाली साइड कैसी दिख रही है? ऐसा दिखा। जैसे ही तुमको ये दिखना शुरू हुआ तो फिर अगले पेज पे मैं चल रहा हूं। अब कहानी ऐसी हो जाएगी कि ये तुम्हारे पास यहां पर तो पूरा नेगेटिव हो गया, यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव। बाहर से तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई लगाया, लेकिन एक अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। सही बात है। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना है इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक। तो आप बोलोगे देखो सर, इधर तो है आपके पास कितना, ई नॉट, और इधर कितना है, ई इंड्यूस। ऐसा हो गया, चमक गई बात। तो डाइइलेक्ट्रिक ने क्या किया, इस जो भी इस सिस्टम में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब ये डाइइलेक्ट्रिक नहीं रखा तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था। डाइइलेक्ट्रिक रखने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया। हाँ या ना? तुम कोई सा भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा, ये बात पक्की है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो ये चित्र छाप लो, बोर्ड के लिए तुम्हारा काम हो गया। अब इससे आगे थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, फिर आगे की बात करेंगे। छाप लो। हेडिंग लिख लेंगे कैपेसिटेंस, और इसमें पॉइंट लिख लेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी, इज अ मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी, हाँ, मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेजर, 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 अच्छा, नापने वाला, नापने वाला, हाँ। Capacitance of a conductor is a measure of its ability to store charge. To store charge. When a conductor is charged, when a conductor is charged, when a conductor is charged, its potential increases. Its potential increases. मतलब वो डिपेंड करता है कि पोटेंशियल चार्ज किस नेचर का है। इंक्रीजेस से बेटर शब्द ब्रैकेट में लिख दो चेंजेस। अभी मैं मतलब बता रहा हूं मैं ऐसा क्यों क्यों मैंने बोला। जैसे कोई भी कैपेसिटर, कोई भी कंडक्टर है, देखो कैपेसिटर शब्द तो बहुत बाद में आएगा,
पहले तुम कैपेसिटेंस समझ लो। कैपेसिटेंस मतलब कोई भी कंडक्टर है, किसी भी शेप का कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर को तुमने कुछ चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा इंक्रीज क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव चार्ज दूंगा तो डिक्रीज होगा ना यार, हाँ या ना। इसलिए इंक्रीज को काट के चेंजेस कर लो, काट ही दो उसे, है ना, क्योंकि बात कॉन्सेप्चुअली गलत नहीं होनी चाहिए। अब जैसे ही तुमने इसको चार्ज दिया तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, तुमने इसको नेगेटिव चार्ज दिया तो नेगेटिव में इंक्रीज हुआ, मतलब डिक्रीज हुआ। सही बात है। मतलब जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर को तुम चार्ज देते जाओगे उसका पोटेंशियल चेंज होगा, ये बात पक्की है। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया जाएगा तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको बोला जाता है सी। इसी को आप कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं। दिस सी इज कैपेसिटेंस, लिख लीजिए, ठीक है। खुशी तो देखो आगे। सी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटर अभी तक नहीं बोला है मैंने कुछ भी, है ना। मैंने सिर्फ क्या इस्तेमाल किया? कैपेसिटेंस। मतलब हर कंडक्टर के पास खुद का कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस मतलब एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इतना याद रखना। नेक्स्ट, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, यूनिट, यूनिट तो मुझे ही बतानी पड़ेगी। इसकी एक यूनिट होती है फेरेड, ध्यान रखना फेराडे नहीं है। फेराडे किसकी होती है? चार्ज की। फेरेड, FARAD। एक यूनिट हो जाएगी, यहां से लिखूंगा तो कूलाम पर वोल्ट। एंड डायमेंशन की बात कर लेते हैं, डायमेंशन प्यारी चीज होती है, करते रहनी चाहिए इसकी बातें। तो जैसे C बराबर है Q/V, इसमें Q से मल्टीप्लाई Q से डिवाइड कर लूँ तो बन गया Q² अपॉन वर्क डन, हाँ या ना। तो Q², अब इसकी डायमेंशन निकालूंगा तो ये हो जाएगा AT⁴ और वर्क की डायमेंशन कितनी होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ML2T-2। तो यहाँ से जो C की डायमेंशन निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? M-1L-2T, 2 T की पावर 4 और A की पावर 2, ये हो गई डायमेंशन। अपने पास टाइम है ना आज? 20 मिनट तो है ना? एक्चुअली मैं तुमको थोड़ा डिटेल में बता दूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? पक्की बात? ठीक है भाई, मान भी जाओगे तो भी क्या कर लोगे मेरा? आओ बातें करें। यार तुमको ये कैपेसिटर समझ में आ गया होगा, छोटा छोटा। अभी तक अपने बात सिर्फ किसकी करी है? कैपेसिटेंस की करी है ना। सिर्फ कैपेसिटेंस का मतलब समझा है कि हर एक कंडक्टर के पास एक औकात होती है कुछ एनर्जी स्टोर करने की। उसे चार्ज दोगे, एनर्जी स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सही बात है? ठीक। नई कहानी सुनो। नई कहानी ये कि एक कैपेसिटर है तुम्हारे पास, या सॉरी एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के पास प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसका प्लस क्यू चार्ज है। अभी इसका अगर मैं कैपेसिटेंस तुम्हें बताऊं तो इस पे चार्ज अगर Q है, इसका पोटेंशियल अगर V है, तो तुम बोलोगे Q/V, हाँ या ना। इसके पास में अगर एक अनचार्ज कंडक्टर भी ले आऊं, इस पे नेट चार्ज कितना है? 0। तो यहां पर ये माइनस इंड्यूस कर देगा, इधर क्या इंड्यूस कर देगा? इधर प्लस इंड्यूस कर देगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ या ना? ऐसा हो जाएगा इधर से ऐसे। मतलब एक रफ आइडिया दे रहे हैं अपन,
एग्जैक्ट कोई टेंशन नहीं है। तुम इस डिस्कशन में एक चीज देखो, जब ये अकेला रखा हुआ था, अकेला रखा था तो इस पे चार्ज क्यू है अभी भी, और v है इसका खुद का पोटेंशियल। जैसे ही मैं इसको पास में लेके आया, इसका पोटेंशियल बढ़ा या कम हुआ, इस पे विचार करते हैं। पोटेंशियल कम कैसे हुआ ये समझाओ। तुम मेरा क्वेश्चन समझे भाई? इसका अभी ये एक चार्ज कंडक्टर है, इसके पास कोई चार्ज है जो क्यू चार्ज है, मैंने दे दिया। इसका पोटेंशियल है v। उसके बाद में इस दूसरे कंडक्टर को लेके आया। जैसे ही दूसरा कंडक्टर आया, दूसरा कंडक्टर आते ही इसके पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ा? जो इसका पोटेंशियल था v, चेंज होगा भी कि नहीं होगा? हाँ जी, होगा कि नहीं होगा? ऐसा तुम सोच नहीं पा रहे हो? रुको रुको, अरे ऐसा कोई टेंशन थोड़ी है, अपने पास ढेर सारे तरीके हैं तुमसे आंसर निकालने के। ये अच्छा लग रहा है? इस पे चार्ज प्लस क्यू है, शेप बदल दी, अब तुम्हें देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, यहां पर इसका पोटेंशियल v है, इस पे चार्ज q है, तो इसका कैपेसिटेंस है q बाई वी। केस 1 समझ में आ गया? केस 2 की बात कर लेते हैं। आंसर मैं तुमसे ही निकालूंगा, मत परेशान, तुम ही आंसर बताओगे। अपने आप पे तुम्हें भरोसा होना बंद हो जाएगा कि हम भी इतने इंटेलिजेंट है क्या। इसके पास में दूसरा एक अनचार्ज प्लेट लेके आया। अनचार्ज मतलब इस पे चार्ज कितना है? ये है अनचार्ज प्लेट, एकदम आइडेंटिकल है अनचार्ज प्लेट। तुम्हारे पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक, तो यहां पर प्लस है तो यहां पर क्या आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब बताओ इसका पोटेंशियल मैं क्या लिखूं इस वक्त? इसका पोटेंशियल मैंने बोल दिया v1 हो गया। ठीक है, तो v1 में एक तो इसका खुद का पोटेंशियल तो है ही, जो कि v है, या v1 अच्छा नहीं लग रहा, v डैश लिख लेते हैं। एक तो खुद का पोटेंशियल v है ही, दूसरा इसने जो यहाँ पे इंड्यूस किया इसकी वजह से भी तो पोटेंशियल होगा कुछ। तो जो इंड्यूस किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है चार्ज, तो इसका पोटेंशियल भी कैसा होगा? नेगेटिव। सही बात है। दूसरा ये वाला पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है, इसका भी पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? तो इसकी वजह से मैंने इसको ऐड कर दिया। इसके इकलौते रखे होने के वक्त इसका पोटेंशियल v था, इसके बाजू में सिर्फ एक अनचार्ज कंडक्टर रखा है सिर्फ, और अब मैं पूछ रहा हूं इसका पोटेंशियल देखो, तो इसके पोटेंशियल में कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, इसे देख के क्या आप बता सकते हैं कि वो v से बड़ा है या छोटा है, v डैश? तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि v प्लस और v माइनस कितने हैं। आप जब नॉर्मल बात करते थे पॉइंट चार्ज की वजह से, तो के क्यू बाई आर हुआ करता था कि नहीं हुआ करता था? जिसका आर कम उसका पोटेंशियल ज्यादा होता था। इसका मतलब आर कम है तो पोटेंशियल, तो मैं इससे एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि भैया v माइनस का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, v प्लस का मैग्नीट्यूड कम होगा, क्योंकि पास में कौन है? इस वाली प्लेट से पास में कौन है? v माइनस, तो इसका मतलब v माइनस ज्यादा होगा और v प्लस कम होगा। इतनी बात चमक गई? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भैया जो v डैश है, v डैश कम हो गया और v ज्यादा हो गया, ये मतलब तो हुआ। और तुमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अगर इसका पोटेंशियल कम करूंगा तो इसका मतलब जो यहाँ पर कैपेसिटेंस होगा सिस्टम का c डैश, वो कितना हो जाएगा? q अपॉन v डैश। तो अगर v डैश कम है तो c डैश शुड बी ग्रेटर देन c। अब इंटरेस्टिंग बात निकल के आई, एक चार्ज कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर रखने मात्र से पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आया ना? यस सर, नो सर, बुद्धि माया। तो कैसे यहां पर अपन ने कैपेसिटेंस से इसका कंडक्टर का पूरा कैपेसिटेंस बढ़ा दिया। ठीक, वो अलग केस होता, उसमें अलग सोचते हैं, बिना सोचे नहीं बता सकते। ठीक है जी, तो तुम्हें समझ में आ गया कि आखिर ये काम कैसे हो रहा है।
अगर एक चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर रख दिया जाए तो उस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है क्योंकि उसका पोटेंशियल कम हो जाता है। देखो इस बात को, इफ अनचार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड if if an uncharged conductor is placed near to the charged conductor, its capacitance increases. Its capacitance increases because potential decreases. और एक चित्र बना लो प्यारा सा जो आपके सामने मैंने मेहनत से बनाया है। Because potential decreases. बना लिया? अगर तुम्हें थोड़ा सा और मजे लेने हैं जीवन के, देखो ये सब बातें ना डिटेल में अपन क्यों कर रहे हैं, बोर्ड का कोई लेना देना थोड़ी है। किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि तुम अगर किसी को पढ़ाना चाहो तो पढ़ा भी सको, है ना। मान लो कभी मैं ही भूल जाऊं, मैं ही तुमसे पूछूं बताओ मैंने क्या बोला था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो तुम पढ़ा तो दोगे मुझे? नहीं पढ़ाओगे क्या? फीस लोगे उसकी? ये अच्छा कॉन्सेप्ट है सर, इसीलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूं। अगर मैं भूल जाऊं तो फिर मैं अपनी वीडियो देख लिया करूंगा, है ना। अच्छा आइडिया। क्या? सेल्फ स्टडी। अच्छा थोड़ा सा अगर इसमें और दिमाग लगाओ, अगर लगाना है तो, अगर इसकी ये वाली जो साइड है, अरे यार दिमाग नहीं है तो टेंशन मत ले, सुन ले। अगर इसकी इस वाली साइड को मैं अर्थ कर दूं तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज गया, तो यहां पर क्या बचा सिर्फ। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने देखा था ऐसे सिस्टम में अगर प्लस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू था, तो इस पर क्या बचेगा? सिर्फ पॉजिटिव। सही बात है। अब देख यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल होगा V डबल डैश, वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव वाला तो गया, आया ना। इसका मतलब इसका पोटेंशियल अब और कम हो गया, आया ना। इसका मतलब जो कैपेसिटेंस होगा वो सबसे ज्यादा किस में होगा? इस वाले केस में। तो जो C डबल डैश होगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास Q अपॉन V डबल डैश। समझ गई बात? तो अगर एक साइड अर्थ कर दोगे ना तो जीवन में आनंद ही आ जाएगा। देखो ये है कैपेसिटेंस की शुरुआत। लास्ट वाले में क्या हुआ कि अपन ने उस वाली साइड को अर्थ कर दिया तो पॉजिटिव खत्म, तो अब तुम्हारे ये वाली टर्म खत्म। जब ये वाली टर्म खत्म तो जो अब जो पोटेंशियल बचा वो ये पोटेंशियल बचा, और ये पोटेंशियल अब इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, वो सबसे छोटा है और पोटेंशियल सबसे छोटा है, इसका मतलब कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है। यहां से शुरुआत होती है अध्याय की जिसका नाम है कैपेसिटर। हाँ अभी तक तो भूमिका बना रहा था, ऐसे क्या देख रही है? तो तुझे लगा खत्म हो गया? आद्या क्या हुआ? अगली हेडिंग लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई 2 मिनट नहीं होता बेटा जी। अभी तो तुमको स्फेरिकल कैपेसिटर तो पढ़ाया ही नहीं मैंने, वो जेई नीट वाला है, आराम से पढ़ाऊंगा।
अभी पहले बोर्ड बोर्ड खत्म कर ले। एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी होते हैं। नहीं नहीं, वो पढ़ाऊंगा। हाँ, स्कूल में जरूरत ही नहीं ना। देखो ऐसे क्लास में से सुनना, ऐसे निकाल देना इस वाले कान से। जिनको स्कूल में, जिनको सिर्फ स्कूल के लिए पढ़ना है, जिनको थोड़ा ऐसी अच्छी रैंक वैंक चाहिए, उन लोगों को तो फिर पढ़ना ही है। तुम तो पढ़ो आराम से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मजा आ रहे हैं ना जीवन के? नहीं आ रहे? क्यों? सो के नहीं आओगे तो ऐसे ही आएंगे मुझे। पढ़ाई की वजह से टाइम नहीं मिलता है सोने का। अरे भैया, बच्चे कितना पढ़ते हैं? सुबह कितने बजे उठते हो? 6 बजे उठ गए है ना? मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो 6 बजे, और अगर जल्दी उठना है तो 5:30, है ना? यही है ना? फिर इसके बाद स्कूल भाग गए, 7 बजे से स्कूल होता है तुम्हारा, 7:40। कुछ लोग बस बस से जाते होंगे, 7:30। ठीक है चलो। देन 2 बजे आते हो, 3 बजे? 2 बजे स्कूल छूटता होगा, मतलब 3 ले लो, आ रहे हो सर, 3 दिन। और 4 बजे से आप लोग यहाँ आ जाते हो। नलायक हो तो सो के क्यों नहीं आते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? 3 बजे आए, 3 बजे आए, थाली सजाई, थाली में 1 2 3 4 रोटी पकौड़ी जो भी लेना है, सब्जी, रसगुल्ला, जो भी खाना है खाओ पियो, उसके बाद आराम से सो जाओ। आराम से सो जाओ। और जैसे ही इसमें सो गए, फिर उसके बाद आराम से 5:30 बजे उठे, तो 5:30 बजे उठ के फिर आ गए। अच्छा अच्छा, तुम्हें ना एक चीज बता देते हैं। अगर तुम दिन में 15-20 मिनट सो लिया करो ना, तो तुम्हें काफी सही लगेगा। तुम ट्राई किया करो। स्कूल में नहीं सोना, घर पे ट्राई करना है। छाप लिया होगा हेडिंग, है ना? आओ शुरुआत करें पीपीसी की। इस प्रकार आपका चैप्टर 2 जो बचा हुआ है, उसका फेज 2 शुरू हो रहा है। फेज 2 की शुरुआत कर रहे हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आंटी चुप हो जाएंगे। अरे आंटी से भी और क्या बोलूं अब कैसे चुप होगी? ये देखो, सच में आत्मा आ गई क्या? अरे यार, एक मोटा एक पतला क्या हो रहा है भाई? ये दोनों प्लेट आइडेंटिकल चाहिए अपने को। कौन है कौन है कौन है? ठीक है जी, मान लो आइडेंटिकल है। मानने में क्या जा रहा है? कोई बात नहीं, चलेगा। तो भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का काम ये है कि इस पे प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू है। हमेशा इस पे चार्ज 0 होगा, इस पे चार्ज 0 होगा। ये पूरे का पूरा प्लस क्यू इस पे फैला होगा अंदर की तरफ, और माइनस क्यू इधर रहा होगा। ये बात अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करी थी, 2 प्लेट वाले में। करी थी कि नहीं करी थी? अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया तुमको बताना, जो एक्स्ट्रा मुझे बतानी थी, जो मैं कह रहा था मैं, मुझे ग्राफ बताने हैं। तो मुझे याद दिला देना कभी, है ना? मुझे ग्राफ बताने हैं। किस चीज़ के कहो तभी बता देंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के, 8 बजे के बाद। अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो? जैसे तैसे तो नींद आती है। भाई ये कन्फिग्रेशन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बात खत्म। इसे ही कहते हैं पीपीसी। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स।
एक कहानी की तरह सुनना, अगर इसको मैं सिग्मा बोलूँ तो माइनस सिग्मा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई ड्यू टू दिस क्यू, एंड दूसरा ई ड्यू टू माइनस क्यू, ये भी इधर ही होगा क्योंकि डायरेक्शन सेम ही होगी ना। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैं लिखूंगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको बच्चे लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। समझ गए बात को? फिर इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, तुमने Q बराबर अभी जैसे दूसरी चीज जो तुमने सीखी थी वो ये सीखी थी ना कि जो कैपेसिटेंस होता है वो Q बाई वी होता है, पढ़ा था ना अभी। ये लिखा क्या है इस पे देखो, तो ये है चार्ज ऑन आइदर प्लेट। कोई भी एक प्लेट का चार्ज है, और पैरेलल प्लेट कॉन्फ़िगरेशन, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी कहानी क्या है? दो प्लेट होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अगर इक्वल एंड अपोजिट नहीं है तो उसको आप कैपेसिटर नहीं बोलोगे, लेकिन उसके पास कैपेसिटेंस होगा। पॉइंट समझे? एक कंडक्टर जिसके पास चार्ज है वो अपने आप उसके पास क्या है? कैपेसिटेंस है, लेकिन क्या आप उसे कैपेसिटर बोलोगे? कैपेसिटर के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए? इक्वल एंड अपोजिट। तो एक तो इनमें से किसी भी प्लेट पर चार्ज होना चाहिए, नीचे है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, बिटवीन देम मतलब बिटवीन प्लेट्स लिख लो, प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया कैपेसिटेंस का मतलब। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ये सिंपल सी बात है, नॉट अ बिग डील। अब अगर मान लो इनके बीच का जो सेपरेशन है, धीमे धीमे करके एक चीज में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, है ना। इनके बीच का सेपरेशन है D, और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A। तो आगे की कहानी सुनते हैं। क्या हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? निकाल तो सकते हैं सर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? ये E मैंने गंदा लिख दिया है, ये कैपिटल E है ना। आप लोगों को एप्सिलॉन जैसा दिख रहा होगा, कैपिटल E नेट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला था तुम्हें याद है क्या? माइनस E डॉट डेल्टा R, ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर डायरेक्शन का तो मुझे पता है, किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका ज़्यादा है? पॉजिटिव का। तो इनका जो पोटेंशियल है वो डेल्टा वी को मैंने वी नाम दे दिया, एक साइड कहीं ना कहीं रेफरेंस तो जीरो मानूंगा ही, या पोटेंशियल डिफरेंस वी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे पास कितना है? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? D। इतना चमक गया, तो तुम्हें पोटेंशियल के बारे में पूरी जानकारी हो गई। फिर चौथी बात है इस कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन। इस कैपेसिटेंस को देखो, अब देखो, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था Q बाई वी, मतलब Q अपॉन क्यू डी डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q से Q मर गया, तो कैपेसिटेंस कितना आ गया बेटा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। रट्टा मार लोगे, काम की चीजें हैं सारी, है ना। इतना चमक गया? लिखो, मैं तभी और आगे लिखा देता हूँ, फिर एक साथ लिखना। देन जब आप लोगों ने ये पढ़ लिया, आजा, हाँ अब आया। जैसे आप लोगों ने इस यहाँ पर कैपेसिटेंस देख लिया, कैपेसिटेंस के बाद अब आपको देखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लिया। अब यहाँ पर देखना चाहिए कि आखिर इसके बीच में एनर्जी कितनी स्टोर है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर आप लोग कैसे निकालने की इच्छा रखेंगे ये बताओ। एनर्जी स्टोर वैसे तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है, मतलब हालांकि डेरिवेशन भी है, डेरिवेशन में अलग से करा देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, डेरिवेशन तुम्हारे स्कूल में पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा पक्का है।
तो ना वो अलग से बता देता हूँ, अभी सिर्फ मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। एनर्जी स्टोर का नाम मैंने यू दे दिया, इट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्यू की जगह सी भी डाल सकते हैं, आया ना? तो ये हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, इसको सी वी को वी स्क्वायर को सी वी इंटू वी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्यू वी बाई 2। ये सारे के सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, काम के हैं। ओके ठीक है, अब छापो। ये वाला मैं मिटा देता हूँ, डेरिवेशन में तुम्हें अलग से अभी कराता हूँ, पहले तुम इसे छापो। क्या हो गया, मिटा दिया तो कोई बात नहीं। यहाँ से लिख लो। धोखा हो गया क्या तुम्हारे साथ? ओके, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।